हेलो एवरीवन। नमस्ते। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम एक ऐसे सेशन को लेके आए हैं या ऐसे सेशंस की शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पर हम छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, खास तौर पे इतिहास संबंधी या हिस्ट्री रिलेटेड, पॉलिटी रिलेटेड, या कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स आ रहे हैं उनसे संबंधित हो, या इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित हो, ऐसे मुद्दों को हम 5 से 7 मिनट में देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम बहुत डेप्थ नहीं लगाएंगे टॉपिक की, टॉपिक में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो आज जिस टॉपिक को हम लेके आए हैं वह है द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अर्थात संविधान का आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, जिसे आप बार बार न्यूज में सुनते होंगे कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, आधारभूत ढांचा है क्या। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, निर्णय देता है और कहता है कि ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है, ये चीज़ आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर है क्या आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचे को जाने इससे पहले अगर हम अपने अंदर जाने या अपने मन में जाने तो हमारे जिस तरह से कुछ मूलभूत सिद्धांत होंगे जिनसे हम कभी समझौता नहीं कर सकते या जिनको हम कभी भी कहें तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की नज़र में संविधान के कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनको अगर आप बदल देते हैं तो उसकी पूरी फितरत ही बदल जाएगी, या उसका पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा, उसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। उसी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आधारभूत या बेसिक स्ट्रक्चर कहने की बात करता है। अब भारत के जो संविधान है उसमें प्रारंभ में तो बेसिक स्ट्रक्चर की कोई बात यहाँ पे नहीं थी, अर्थात पार्लियामेंट या संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती थी। इसके तहत आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत क्या कर सकती थी, संसद किसी भी भाग में संविधान में संशोधन कर सकती थी। लेकिन इससे क्या हो रहा था कि संसद के पास एक तरह से असीमित शक्तियां हो गई। क्यों? जिसमें भी मन पाएगी संसद उसमें क्या कर देगी, अमेंडमेंट कर देगी, जिसको भी चाहेगी उसको बदल देगी। तो क्या ऐसा उचित है? बिल्कुल ऐसा उचित नहीं है। कुछ तो लिमिटेशन होनी चाहिए, है ना। तो ये लिमिटेशन की शुरुआत कहाँ से होती है उस पर अगर हम नज़र डालें तो पहला मामला आता है, अगर हम देखें, पहला मामला आता है शंकरी प्रसाद का मामला। अब मामला बेसिकली क्या आता है, भारत का जब संविधान लागू हुआ तो भारत के पास सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जमींदारी व्यवस्था, जिसे हमने नक्सलिज्म के टॉपिक में भी समझा था। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि भारत की जो अधिकांशता जो जमीन थी वो जमींदारों के नाम थी, किसानों के नाम नहीं थी, ना ही लेबर्स के नाम पे थी। अब जमींदारों के नाम थी तो इतनी आसानी से तो जमीनें किसानों को देंगे नहीं। सरकार ने भले ही भूमि सुधार लागू कर दिए, लैंड रिफॉर्म्स लागू कर दिए, लेकिन इतनी आसानी से वो जमीन देने वाले नहीं थे। तो यहाँ पर मामला फंसा। जो सरकार थी एक तरह से समाजवाद को लागू करना चाहती थी, समाज में समानता लाना चाहती थी, लेकिन अगर आप देखें जो जमींदार थे वो जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। और यह जो मामले फंसे और ये गए कहाँ पे, न्यायपालिका गए। न्यायपालिका क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि जो संपत्ति, जमीन संपत्ति कहलाती है और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ करता था। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हमने रील में भी एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में देखा था। अब यहाँ पर पहले पर्सन जो थे अगर आप देखें, शंकरी प्रसाद जी थे। शंकरी प्रसाद गए, शंकरी प्रसाद यहाँ पे इसके खिलाफ गए, आप बेसिकली सरकार के खिलाफ गए। और उन्होंने कहा, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया कि पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट, पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट, पार्लियामेंट किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। कोई मौलिक अधिकार हो उसको भी यहाँ पे संशोधित कर सकती है पार्लियामेंट। अब देखिए, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर के निर्णय आए हैं या आधारभूत ढांचे के संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं उसके दो फेज दिखाई देते हैं। पहला फेज आपको यहाँ पे 1970 का दशक में दिखेगा, जहाँ पर जो न्यायपालिका है, यहाँ पर जो पार्लियामेंट के जो राइट्स हैं, पार्लियामेंट की जो संशोधन की शक्ति है, अमेंडमेंट जो पावर है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाती है। फिर दूसरा केस आएगा 1970 के बाद का दौर, जहाँ पर संशोधन की जो शक्ति है या अमेंडमेंट पावर है उसको लिमिट करके दिखाती है जो सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पर जो पहला फेज है जहाँ पर शंकरी प्रसाद का मामला और सज्जन सिंह का मामला आएगा, दोनों में न्यायपालिका ने कहा कि पार्लियामेंट भारत की जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा बनी हुई है और उस जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं। ऐसा दोनों मामलों में, शंकरी प्रसाद मामले में, सज्जन सिंह मामले में किसने माना? सुप्रीम कोर्ट ने माना। लेकिन क्या मामला यहीं रुका? मामला नहीं रुका आगे।
मामला आगे बढ़ा। मामला आगे बढ़ा और 1967 का समय था, 1967 का समय था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला है। गोलकनाथ पंजाब राज्य बनाम मामला आया, जहाँ पर जो जमीन थी सरकार अपने पास रखनी चाहती, सरकार लेना चाहती थी, और ये मामला कहाँ पे गया? सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे पुराने निर्णय थे उनको उलट दिया। अर्थात सुप्रीम कोर्ट जो यह कह रहा था, जो पार्लियामेंट है उसके पास संशोधन करने की बहुत सारी शक्तियां हैं। उसने कहा कि जो मौलिक अधिकार है उन पे संशोधन नहीं करेगी। और जो मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं वीडियोस में मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार आपके मूलभूत अधिकार हैं, जिसमें संविधान ने आपको दिया है आपके राजनीतिक आर्थिक विकास के लिए, और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका को दी है। तो न्यायपालिका ने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है, और चूंकि जो संपत्ति है फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, इसलिए संपत्ति के मामले पर यहाँ पर अगर हम देखें फंडामेंटल राइट की हम रक्षा करेंगे, और पुराने निर्णय को यहाँ पर जो न्यायपालिका थी उसने उलट दिया। फिर यहाँ पे बात आती है नो अमेंडमेंट पावर की। न्यायपालिका ने कहा पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 368। का मतलब कि जो संसद है 368 अनुच्छेद के तहत संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती, उसमें बदलाव नहीं कर सकती। यह यहाँ पर गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब यहाँ पर मामला उल्टा हो गया, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि 60 का दशक था जहाँ पर पार्लियामेंट के पास ज़्यादा शक्तियाँ दिखाई दे रही थी, और इस दशक में आपको यहाँ पे कम शक्तियाँ दिखाई दी। अब इसके बाद बहुत सारे यहाँ पे संशोधन भी दिखाई देते हैं। 24वां संविधान संशोधन हुआ, 25वां हुआ। अब उसकी डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मामला चल रहा था न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव का मामला। न्यायपालिका चाहती थी कि संसद की शक्तियाँ सीमित रहें, संसद चाहती थी कि उसकी शक्तियाँ हर जगह रहें, हर जगह विस्तारित रहें। अब फिर बात आती है सबसे बड़ा मामला जो इस पर सबसे ज़्यादा प्रकाश डालता है, वह है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ये मामला गया। इस मामले में भी वही जमीन संबंधित मामला था, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराने सारे केसेस हैं, अन्य जो सारे केसेस को मिलाकर एक बड़ा मामला बनाया, संविधानिक पीठ बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई, जिसमें 13 सदस्य थे, 13 जज थे। 13 जज में से अगर आप देखेंगे 7-6 ने निर्णय दिया, 7 जजों ने पक्ष में निर्णय दिया, 6 ने विपक्ष में निर्णय दिया। और क्या निर्णय दिया उसके बारे में यहाँ पे बात की। जज जज ने निर्णय दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर भारत के संविधान में है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या, अर्थात संविधान की कुछ मूलभूत बातें ऐसी हैं जिनमें बदलाव नहीं करना है, उनमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। उसे पहली बार यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पे नाम दिया गया। ठीक है, किसने? एस एम सीकरी जो थे जज थे, उन्होंने इसका नाम दिया। साथ ही उन्होंने कहा लिमिटेड अमेंडमेंट की बात की, अर्थात पार्लियामेंट के पास भी अमेंडमेंट की पावर है। पार्लियामेंट संविधान में कहीं भी बदलाव कर सकती है, लेकिन जो उसकी संशोधन करने की या बदलाव करने की जो क्षमता है वह सीमित है, वह असीमित नहीं है। तो पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट पावर है उसको लिमिटेड कहा। अगर स्टेटमेंट आता है और कहता है कि लिमिटेड जो जो अमेंडमेंट करने की पावर थी उसको खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है, लिमिटेड अमेंडमेंट करने की पावर यहाँ पे बात की। चौथा, ओवर रूल्ड गोलकनाथ मामला, अर्थात जो पुराने मामले थे अब उनको यहाँ पे उलट दिया गया। अब यहाँ पे किया गया कि इम्पोज सब्स्टिटेंटिव लिमिट ऑन अमेंडिंग पावर, अर्थात जो संविधान में बदलाव करने की शक्ति है पार्लियामेंट की, उसको लिमिट किया जाए। ये यहाँ पे बात होती है केशवानंद भारती मामले में। फिर उसके बाद कुछ और निर्णय आते हैं, जैसे इंदिरा गांधी का जो चुनाव संबंधी विवाद था, इलाहाबाद हाई कोर्ट गया था, वहाँ पर बात हुई थी कि रूल ऑफ लॉ अर्थात कानून का शासन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर बोल तो दिया न्यायपालिका ने, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो आप कहेंगे मेरे जीवन में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो मेरे विचार हैं, मेरी शिक्षा है, हो सकता है बोले आप मेरी संपत्ति है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप हो सकता है बता दें, लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका ने नहीं बताया कि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके ऊपर न्यायपालिका ने कहा आने वाले समय में धीरे धीरे चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी, और यहाँ पर मामला आगे बढ़ा। और जैसे जैसे अलग अलग केस सामने आते गए, अलग अलग टर्म, अलग अलग बातें यहाँ पे सामने शामिल होती गई, किसमें? बेसिक स्ट्रक्चर में। पहला, जैसे अगर देखें रूल ऑफ लॉ के शामिल होने की बात करें, रूल ऑफ लॉ अर्थात कानून का शासन। न्यायपालिका ने कहा कानून का शासन संविधान की मूलभूत बात है। क्यों? क्योंकि संविधान भी एक तरह से कानूनों का एक बड़ा समुच्चय है, कानूनों का एक बड़ा ढांचा है। और अगर अब कानून का शासन ही नहीं है तो फिर किस बात का संविधान? तो यहाँ पर उन्होंने कहा जो कानून का शासन है वह भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी पार्लियामेंट कानून बनाती है
उस कानून को रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास या न्यायपालिका के पास है कि वो जो कानून है संविधान के दायरे में बना है या नहीं बना है। तो ये जो पावर है यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। इसे केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल जो बाद में मामला आया था, मिनर्वा मिल में बेसिकली यहाँ पे बोला गया यह भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। तीसरा धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता अगर देखें, भारत में विविधता है, अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। अगर इसको यहाँ से गायब कर दिया जाए संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को, तो भारत का संविधान कहीं ना कहीं एक पक्षी हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इस धर्मनिरपेक्षता वर्ड को या सेकुलरिज्म जो वर्ड है, इसको यहाँ पे न्यायपालिका ने माना कि यह भी बेसिक स्ट्रक्चर है SR बोमई मामले में। फिर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र संविधान की मूल बात है ना, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो वह भी एक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इस तरह से अलग अलग जो मामले आते गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने अलग अलग बातों के माध्यम से बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब अगर हम देखें, विधि का शासन हो, रूल ऑफ लॉ हो, या शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं, या बहुत सारे अगर देखें की टर्म्स बाद में यहाँ पे शामिल किए गए। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और मामले में बात होती है, जैसे अगर देखें फॉर्मेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो इतना हमें डीप में नहीं जाना है, हमें बस इतना जानना है कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली मामला क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से इवॉल्व हुआ। अब यहाँ पे यह भी जानना जरूरी है कि आखिर इसके चैलेंज क्या है, चुनौतियाँ क्या है। चुनौतियाँ इसलिए है क्योंकि संविधान में अगर इस बात को परिभाषित नहीं किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपार शक्तियाँ हो चुकी हैं। अपार शक्तियाँ हो चुकी हैं किस मामले में, कि किन किन बातों को वो आधारभूत ढांचे में शामिल कर दे। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कभी कभी ऐसी चीज़ों को भी शामिल किया जिस पे विवाद उठा, जैसे NJAC, जजों की नियुक्ति के संबंध में वर्तमान में कोई भी ऐसे ठोस प्रावधान नहीं दिए गए हैं। जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की मैं बात कर रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनमें जो जज की कमेटी बनती है, कॉलेजियम जिसे बोला जाता है, वही जज की नियुक्ति करता है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर देखें, लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव का होना चाहिए, कार्यपालिका का होना चाहिए, न्यायपालिका का नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो जो पार्लियामेंट, उसने कानून बनाया कि जज की जो नियुक्ति है एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे कहा कि जज की नियुक्ति का मामला बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आधारभूत सिद्धांत का पार्ट है, और आधारभूत सिद्धांत के मामले में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इस पे यहाँ पे प्रश्न था। इस तरह से बहुत सारी यहाँ पे प्रश्न भी उठे, बहुत सारे निर्णयों में लैक ऑफ डेफिनेशन। यहाँ पे प्रश्न यह भी उठा कि क्यों न्यायपालिका परिभाषित नहीं कर देती, क्यों न्यायपालिका डिफाइन नहीं कर देती कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, या पार्लियामेंट डिफाइन क्यों नहीं कर देती। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बाद में मामले उठे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर कोई पूछे क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर एक तरह से इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है इसका, संविधान का, जो संविधान की मूल बातें उस संबंध में, ये चीज़ यहाँ पे देखना है। अब इसके बाद वे फॉरवर्ड सजेशंस की बात आती है। तो वे फॉरवर्ड में यही बात होती है कि अगर जो धुंधला सा दिख रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है, उसे क्लियर करने की आवश्यकता है, उसे एक लाइन खींचने की आवश्यकता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, जिससे जो शक्तियां हैं अलग अलग जो बॉडी की, वो क्लियरली डिफाइन हो सकें, अपने अपने दायरे में वो सारे काम कर सकें। ठीक है, तो आज के जो डिस्कशन है उसमें फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट डिस्कशन में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।